डिपॉजिटरी पेज नंबर 105. मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन. इन इंडिया कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट कैन परफॉर्म वर्क एज डिपॉजिटरी. तो मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी डिपॉजिटरी बन सकती है, लेकिन उसको सबसे पहले सेबी के पास से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डिपॉजिटरी. राइट. और ये जो डिपॉजिटरी एक्ट है ना, वो इंडिया में 1996 के बाद में स्टार्ट हुआ. ऑपरेशन ऑफ डिपॉजिटरी इज रेगुलेटेड बाय डिपॉजिटरी एक्ट एंड सेबी. डीमैट अकाउंट एंड डीमैटेरियलाइजेशन, अंडरलाइन करो, आर एट द सेंटर ऑफ द डिपॉजिटरी प्रोसेस. यानी जो डीमैट अकाउंट बना दे, पहले तुम्हारा अकाउंट है डीमैट, बराबर, लेकिन जो शेयर्स करते हैं ना उसको डीमैटेरियलाइज करते हैं, ऐसा बोलते हैं. अकाउंट का नाम है डीमैट, पर शेयर्स को फिजिकल फॉर्म में से डीमैट यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने कन्वर्ट करेंगे. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डिपॉजिटरी इज टू कन्वर्ट, क्या लिखा अंडरलाइन करो, डिपॉजिट सॉरी physical securities into electronic form and to preserve it into electronic. अब नेक्स्ट देखो. सो डिपॉजिटरी उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं. ये जो डिपॉजिटरी एक्ट है ना वो, अब इसमें याद ये बात का रखना है, देखो कौन सी चीज के जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है ना उसको प्रिजर्व करना है. दैट मीन्स जितने भी तुम्हारे शेयर्स हैं वो तुम्हारे अकाउंट के अंदर रहेंगे, लेकिन वो कौन से फॉर्म में रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के. जस्ट लाइक तुम्हारा बैलेंस कैसे शो करता है, वैसे ही तुम्हारे पास जितने भी सिक्योरिटीज है वो शो करेगी. अबाउट दिस टू प्रोवाइड सर्विस रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन ऑफ सिक्योरिटी. अबे नहीं यार, आपको दो अलग अलग शॉर्ट नोट से, पहले दो डिपॉजिटरीज है, एक तो एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और सीडीएसएल. सीएसडीएल नहीं है, सीडीएसएल है. दोनों में फर्क समझो. एनएसडीएल और सीएसडीएल नहीं, सीडीएसएल यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड. ये दोनों का काम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी जो एजेंट है ना, जो एजेंट है जिसको अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोलते हैं, उसके जरिए से इंटरमीडियरी का काम करवाने का है. अब बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शेयर ब्रोकर, कोई भी काम कर सकता है. आप अगर बैंक में अकाउंट ओपन करा दो तो बैंक ही आपको है ने डीमैट अकाउंट ओपन करवा के देगा, उसकी ही ब्रांच के अंदर. राइट. अब डीमैट यानी क्या, कोई ब्रांच के अंदर जाने की जरूरत भी नहीं है, उसके अंदर बैलेंस बैलेंस कुछ जो भी देखना है ना, वो आपको कैसे सब ऑनलाइन होता है. अब सबसे पहले अपने बात करें एनएसडीएल की. एनएसडीएल इज अंडरलाइन करो, पब्लिक कंपनी, जिसको कंपनीज एक्ट के अंदर फॉर्म किया गया. इट वाज रजिस्टर्ड विद सेबी इन 1996. एनएसडीएल वाज प्रमोटेड बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये भी याद रखना है, वो नेशनल है. और इसमें कोलाबोरेशन कैसा है, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ में. इट इज मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज द एनएसडीएल इज इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट. यानी इसको भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जैसे कंपनी को मैनेज किया जाता है वैसे ही इसी को भी मैनेज किया जाता है. अब एनएसडीएल परफॉर्म्स इट फंक्शंस थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स अपॉइंटेड बाय इट. इसके लिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास से फीस चार्ज की जाती है, लेकिन जो इन्वेस्टर है ना उसके पास से पैसे नहीं ले जाते. डीमैट अकाउंट ओपन करवाना फ्री है, बट जब तुम उसको ट्रांजेक्ट करोगे ना तो बाद में वो तुमसे कमीशन वसूल करेगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. इन्वेस्टर हैज नॉट टू पे एनी एक्सपेंस डायरेक्टली टू एनएसडीएल. ये फीस जो है ना वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को देनी पड़ती है. आप अकाउंट ओपन कराओ तो उसके बाद में एनएसडीएल को पैसा नहीं देना है, जो भी पैसा देना है कमीशन का वगैरह जो भी होता है वो किसको देना है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. दिस इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स ऑनलाइन सर्विस फॉर डीमटेरियलाइजेशन. अब रीमटेरियलाइजेशन वाली चीजें नहीं बची. आप शेयर को है ना कभी भी सिक्योरिटी में आप फिजिकल सिक्योरिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते. इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शंस, क्रेडिटिंग राइट एंड बोनस शेयर्स इन कस्टमर्स अकाउंट, फ्रीजिंग कस्टमर्स अकाउंट. फ्रीजिंग यानी आपके ट्रांजेक्शन सारे बंद करवा दिए जाए. सिंगल क्लिक में ये ऑपरेशन होता है. खाली एक बार एनएसडीएल ने एक बार सोच लिया कि इसके अंदर ट्रांजेक्शन जो है वो सस्पिशियस है, तो उसके बाद में सिंगल क्लिक के ऊपर ब्लॉक करवा देंगे. फ्रीज यानी आपको कुछ नहीं करने की परमिशन नहीं है. अब समझो इसमें राइट शेयर एंड बोनस शेयर्स क्या होते हैं. राइट शेयर किसको दिए जाते हैं, जो तुम्हारे पुराने शेयर होल्डर्स है ना उसी को राइट शेयर दिए जाते हैं, लेकिन राइट शेयर के सामने आपको पैसे देने पड़ेंगे, जबकि बोनस शेयर फ्री होते हैं.
वो ना शेयर फ्री में मिल जाए। CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी वो 1999 में, यानी इसके बाद NSDL के बाद में इसका इनॉग्रेशन हुआ, इनकॉर्पोरेशन हुआ। वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, किसके साथ में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ। और बैंक्स, द ऑब्जेक्टिव ऑफ CDSL इज टू प्रोवाइड इजी एंड सेफ सर्विसेज टू इन्वेस्टर्स। द लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स रजिस्टर्ड विद इट इज पब्लिश टाइम टू टाइम ऑन इट्स वेबसाइट। कौन पार्टिसिपेंट है और किनको इन्होंने निकाल दिया है पार्टिसिपेंट्स के अंदर से, वो सब पब्लिश किया जाता है। CDSL प्रोवाइड्स ऑनलाइन डिपॉजिटरी सर्विस ऑल ओवर इंडिया। अगर कोई CDSL से ना किसी को अगर डिसमिस किया जाता है ना, तो न्यूज़पेपर में ऐड भी देते हैं कि आप इसके साथ में अब कोई भी ट्रांजेक्शन पॉसिबल नहीं है तुम्हारे साथ। ऑल ओवर इंडिया ऑल सर्विसेज ऑफ डिपॉजिटरी ऑफ all services of depository of CDSL and NSDL are available to investors at doorstep as the depository participants are connected electronically with them। अब घर बैठे भी टर्मिनल चला सकते हो खुद का भी, और उसके लिए आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड लेने की जरूरत है, दूसरा कुछ नहीं। द सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ NSDL एंड CDSL कीप्स एन आई ऑन एवरी ट्रांजेक्शन। यानी ये सब है ने सब बराबर नजर रखे हुए हैं ट्रांजेक्शन्स के ऊपर। Now the next one is the depository services. See now, dematerialization and rematerialization. It maintains physical securities of investors in electronic form through dematerialization। यानी आपकी फिजिकल सिक्योरिटीज को अब डिस्ट्रॉय कर दिया गया और उसकी अब वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गई। उसको डीमेट अकाउंट के अंदर अपने प्रिजर्व करेंगे। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या है, कोई चोरी करने के चांसेस नहीं, डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। और डिपॉजिटरी को हमें इन दिस सेंस डिपॉजिटरी को एक बैंक जैसा ही समझेंगे। और वो बैंक क्या काम करती है, पैसा लेन देन का नहीं, डिपॉजिटरी को मेंटेन करने का काम करती है। सो यहाँ पे रीमटेरियलाइजेशन भी किया जा सकता है, लेकिन एट द डिजायर ऑफ द इन्वेस्टर। बट मैं अब मानता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है। इजी ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एट लेस एक्सपेंसेस। फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज टेक्स प्लेस ड्यू टू डिपॉजिटरी सर्विस, इट डिक्रीजेस द पेपर वर्क। 28 सिग्नेचर की थी मैंने डीमेट अकाउंट ओपन करवा, 28 जगह पे सिग्नेचर करवा दी, इतने सारा पेपर वर्क है। पर अब इन्हें ये पोस्ट कोरोना धीमे 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 सब ऑनलाइन हो रहा है। अब आपको KYC कराने की जरूरत है, लेकिन है ना इसमें जो बाकी की सिग्नेचर है ना, उसमें तो कैसा है कि हर पेज जिसके ऊपर कुछ भी लिखा है वो तुमने पढ़ा, इसकी साबिती क्या, नीचे सिग्नेचर करो। नीचे लिखा नहीं होता कि यहाँ साइन करो, पर वो साइन करो तो सामने जो कंपनी उसको ऐसा लगता है तुमने पढ़ लिया, ऐसा पढ़ते तो कोई भी नहीं है। प्रॉब्लम्स कनेक्टेड विद द ट्रांसफर ऑफ फिजिकल शेयर्स आर रिमूव। तो फेक ट्रांसफर नहीं होता, बैड डिलीवरी। फेक ट्रांसफर का मतलब क्या, गलत आदमी को ट्रांसफर हो जाए पैसे, वो कैसे होता है, आदमी ने अपने नाम से फेक अकाउंट ओपन करवाया, नाम मेरा बराबर, लेकिन एड्रेस वगैरह कोई दूसरा भी, ये सब बंद हो गया क्योंकि इन सब के अंदर KYC करवाया जाता है, फुल KYC होता है। और बैड डिलीवरी भी नहीं होता। बैड डिलीवरी का मतलब क्या, जिस टाइम पे तुमको जिस अकाउंट के अंदर डिलीवरी देनी हो उसके कोई गलत खाते में चले जाए, ऐसा। मोर ओवर सेविंग अकर्स इन ब्रोकरेज एक्सपेंस। ब्रोकरेज सस्ता हो गया, पोस्टेज एक्सपेंस बंद हो गया टोटली, क्योंकि अब पोस्टेज की यानी पोस्टल स्टैंप लगाने की या तो कोई भी स्टैंप लगाने की जरूरत नहीं है। कुरियर एक्सपेंस, स्टैंप ड्यूटी। स्टैंप ड्यूटी का खर्चा कब है, एक लिमिट से ज्यादा के ट्रांजेक्शन करते हो ना तभी। स्मॉल ट्रांजेक्शन के लिए स्मॉल ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी नहीं है। ओनली सिंगल शेयर कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर टू डिपॉजिटर। एक शेयर खाली खरीदना है तो बेचना है, पहले शर्म आए, एक शेयर खरीदना है ऐसा किसी को बोले तो कैसा लगेगा, लेकिन अब तो ये चुटकी से यहाँ से खरीद लो, हो गया। लोग ऐसे इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ाते हैं। फिर प्रॉम्प्ट सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शंस। सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन बिकम स्पीडी ड्यू टू डिपॉजिटरी। द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ट्रांसफर सिक्योरिटीज प्रॉम्प्टली। द सिक्योरिटीज और कैश आर रिसीव्ड इमीडिएटली विद द सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन। देखो यहाँ लिखा गया कि सिक्योरिटी जैसे मैंने बेची ना तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगी,
और मुझे पैसे मिल जाएंगे, समझे? यानी दोनों ट्रांजेक्शन फास्ट हो जाता है। इसमें कोई कंपनी के साथ में कोरस्पोंडेंस करने की जरूरत नहीं, कंपनी जानती ही नहीं है क्या हो रहा है। द सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शंस अमंग वेरियस पार्टीज टेक्स प्लेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। यानी सेटलमेंट भी सेम, मैंने शायद समझाया था कोई जगह पे यहाँ या तो वहां पे, कि पहले ने वेनेसडे टू वेनेसडे क्लियरिंग होता था, यानी डिलीवरी वेनेसडे टू वेनेसडे। यानी अगर मैंने थर्सडे को शेयर्स खरीदे ने, तो उसकी डिलीवरी नेक्स्ट वेनेसडे तक मिल सकती है मेरा अकाउंट, तो टाइम कितना जाए? अब ये तो सेम डे जैसे ही खरीदा मेरे अकाउंट में दिखेगा। रियल टाइम करने की ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है ये। रिकॉर्ड इन कस्टमर्स अकाउंट रिसीवेबल बोनस शेयर। अब समझो किसी कंपनी ने बोनस शेयर इशू की, तो उसके लिए तुमको क्लेम करने की जरूरत नहीं है, सीधे तुम्हारे अकाउंट में आ ही जाएंगे बोनस शेयर्स। ओवर एंड अबाउट द राइट शेयर्स allotted through public issue are created in customers account by electronic system। यानी राइट शेयर और बोनस शेयर में पहले इन्हें क्लेम करने की जरूरत पड़ती नहीं, फॉर्म वगैरह भरने पड़ते, अब कुछ नहीं है। फैसिलिटी टू मोर्गेज, हमें ना अपनी सिक्योरिटीज को मोर्गेज यानी गिरवी रख सकते हो, उसके सामने लोन ले सकते हो। एंड फैसिलिटी टू फ्रीज और क्लोज अकाउंट, अगर कोई इंसान बाहर जा रहा है लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए और उसको डर है इस बात का कि मेरे अकाउंट से कुछ मिस यूज ना किया जाए उसका, तो वो अपने अकाउंट को टेम्पररी फ्रीज करवा सकता है या तो हमेशा के लिए बंद भी करवा सकता है। एंड रिकॉर्ड एंड स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रहता है, तो तुमको अगर 10 साल के बाद में भी जानना है कि मैंने फलानी डेट को क्या ट्रांजेक्शन किए थे, तो उसका सारा डिटेल्स आपको एनी टाइम मिल जाएगा। लिंक बिटवीन इन्वेस्टर एंड क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग हाउस कौन? जो सेटलमेंट करते हैं वो क्लियरिंग हाउस, यानी मैंने शेयर्स बेचा, तो जिसको बेचा उसके अकाउंट में वो शेयर्स क्रेडिट करने का, मेरे अकाउंट से डेबिट करने का, मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे, उसके अकाउंट से पैसे जाएंगे, ये सब जो सिस्टम है ना उसको क्लियरिंग सिस्टम बोला जाता है। तो इन्वेस्टर और क्लियरिंग हाउस इन दोनों के बीच में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आता है। सर्विस थ्रू इंटरनेट, इंटरनेट कंपलसरी है, और हम जानते हैं कि इंटरनेट के अंदर जो डेटा चाहिए ना हमको वो बहुत ही कम। ऐसा नहीं कि हाई स्पीड इंटरनेट हो तो ही ये टर्मिनल्स चलते, आसानी से करा सकते हो अपने। नाउ ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ सिक्योरिटीज, एकदम इजी क्वेश्चन। फ्यू इयर्स अगो शेयर ब्रोकर्स यूज्ड टू गैदर इन द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एट अ फिक्स टाइम। सुबह 9 बजे एक साथ में वो सब आ जाते थे वहां पे, दे वर डीलिंग इन ट्रांजेक्शन ऑन द फ्लोर। उसको आउट ओपन आउट क्राई सिस्टम बोलते थे, जोर जोर से चिल्लाते थे, और जिसको बेचना हो ने वो रिंग के ऊपर चढ़ जाता था, एक स्टेज जैसा छोटा सा, उसके ऊपर टीवी के अंदर है ने अलग अलग प्राइसेस चलती है, और यहाँ पे जो प्राइस बोलो ने वो प्राइस एक के बाद एक सामने वाला कबूल करे ना करे, आगे पीछे करके उसके बाद में चिट्ठी दे देते हाथ में, चिट्ठी के ऊपर एक अमाउंट लिख दे और थमा दे तुम्हारे हाथ में। फिर बाद में तुमको पता है कि कौन सी फॉर्म से ये मिलता है। आगे इसको ओपन आउट क्राई सिस्टम, लेकिन अबे ने ये सिस्टम डिफरेंट साइंस होते थे, डिफरेंट साइंस यानी कि इसकी साइंस, उस साइंस की बात करें ना कि जिसके अंदर अपने ने गिव एंड टेक की साइन कर, याद रखो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था, मराठी लोगों के बीच में रह के सारे ट्रांजेक्शन गुजराती में होते, शेयर्स लीधा और शेयर्स दीधा, दो वर्ड सबसे ज्यादा उसको यूज किया जाता है, तो उसके पीछे का कारण क्या है कि जितने भी ट्रेडर्स थे ना उसमें से मेजोरिटी पारसीज थे, इनिशियली पारसीज, उसके बाद में गुजराती शायन मेहता, वो सब आए। गुजराती नहीं होते ने तो शेयर मार्केट का डेवलपमेंट बहुत मुश्किल था वो जमाने में, क्योंकि ब्रिटिश की तरफ से जहां पैसा नहीं वहां गुजरात है, जहां पैसा वहां गुजरात है, ऐसा समझ लो। Now, online screen-based electronic trading system has come into existence in place of old traditional system. Online trading system is in existence in the exchange stock exchanges in India. Now, National Stock Exchange and over-the-counter exchange have adopted screen-based online trading system right from their inception. शुरुआत से इन्होंने ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया है।
Now, Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange have introduced fully self-automated screen-based trading system all over the nation. The screen-based trading system of National Stock Exchange is now NEAT. National ये पूछेंगे आपको National Exchange for Automated Trading and screen-based trading system of Bombay Stock Exchange is known as BOLT. यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना उसकी अपने स्क्रीन बेस्ड सिस्टम का नाम क्या है बोल्ट बीएसई यानी ऑनलाइन ट्रेडिंग बराबर बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड ओएलटी का मतलब होता है ऑनलाइन ट्रेडिंग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑनलाइन ट्रेडिंग बीएसई ऑनलाइन ट्रेडिंग नाउ ये वही है बोल्ट बीओएलटी बोल्ट का फुल फॉर्म बीएसई ऑनलाइन ट्रेडिंग समझे बीओएलटी के बाजू में बीएसई का अलग से फुल फॉर्म नहीं करना है वो बोल्ट का फुल फॉर्म दिया है बीएसई ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐसा Investors can buy and sell their securities online क्योंकि इंटरनेट ट्रेडिंग सिस्टम है The order for purchase and sale of securities are placed by investors through the use of internet in such a manner that they can be executed through a broker and the procedure of purchase and sale of securities उसको अगर आपने देखे सबसे पहले क्या करना है आपको डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है और डीमेट अकाउंट कौन ओपन करेगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास में बाइंग एंड सेलिंग उसी से शुरू होता है फिर ऑर्डर टू बाय एंड सेल फिर हम ऑर्डर रखेंगे बाय या तो सेल का इन्वेस्टर और कस्टमर कोई भी हो जिसको खरीदना है तो बेचना है सिक्योरिटीज को परचेज एंड सेल प्राइस एज पर द स्क्रिप्ट आर टू बी स्टेटेड क्लियरली एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर अब तो क्या आप साइड पे प्राइस लिख देते हो मुझे इतने प्राइस के अंदर खरीदना है फिर अप एंड डाउन अभी वहां तक पहुंचेगा नहीं तो उसके बाद में फ्लैश करेगा जैसे ही फ्लैश करे आप उसको क्लिक करो डबल तो उसके बाद में आपको यस नो देन यू हैव परचेज द शेयर्स या तो बेचना हो तो बेच सकते हो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्डर इन परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज ये पूछेंगे आपको एक लिमिटेड ऑर्डर यानी क्या कि यहाँ पे परचेज और सेल की प्राइस जो है ना वो प्री डिटरमाइंड होती है जो रिटेल इन्वेस्टर जो फंड हाउसेज है ना वो ऐसे ही ऑर्डर प्लेस करते हैं इसमें क्या मैं प्राइस आपको स्पेसिफाई करके देता हूँ कि इतनी ही कीमत के अंदर आपको खरीदना है या इतनी ही कीमत के अंदर आपको बेचना है जबकि मार्केट ऑर्डर का मतलब क्या अगर खरीदना हो तो लीस्ट प्राइस पे खरीदूंगा और बेचना हो तो मैक्सिमम प्राइस के ऊपर मैं खरीद सॉरी बेचूंगा उसको इसको ओपन मार्केट ऑर्डर बोला जाता है अब एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर ब्रोकर उसको एग्जीक्यूट करेगा ऑर्डर को ब्रोकर प्लेसेस द ऑर्डर इन स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर कैन डील इन ट्रांजेक्शन फ्रॉम हिज ऑफिस ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर अब एक कॉन्ट्रैक्ट अब कॉन्ट्रैक्ट नोट भी निकल गई पहले कॉन्ट्रैक्ट नोट आती थी अब कॉन्ट्रैक्ट नोट भी कोई नहीं देता क्योंकि सब ऑनलाइन दिख जाता है तो कोई कोई जरूरत नहीं पेपर बेकार में कोई इकट्ठा करे सब यानी कॉन्ट्रैक्ट नोट इज दैट कि चलो एक नोट करता है ब्रोकर कि मैंने ये ट्रांजेक्शन इनके लिए किया तो ये दोनों के लिए प्रूफ है एक तो कस्टमर के लिए जिसने ऑर्डर प्लेस किया था उसके लिए भी एक प्रूफ है और ब्रोकर के लिए भी उसका कमीशन कितना है समझे कॉन्ट्रैक्ट नोट कस्टमर को 24 आवर्स आफ्टर द ट्रांजेक्शन इज डील वो भेज देता है नेम ऑफ द सिक्योरिटी कितने शेयर्स आपने लिए प्राइस क्या था ऑर्डर नंबर क्या ब्रोकरेज कितना टैक्सेस कितने एप्लीकेबल सब कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है अभी भी है पर क्या कभी भी स्टेटमेंट निकाल दे डायरेक्ट मिल जाता है तो फिजिकली कोई लेता नहीं है कॉन्ट्रैक्ट नोट किसी के पास से भी नाउ settlement of transaction of purchase and sale of securities is through settlement house in Bombay Stock Exchange while NSCCL National Securities Clearing Corporation Limited उसका काम है ये क्लियरिंग करने का है जिसके पास से खरीदा उसके अकाउंट में से डेबिट करेंगे शेयर्स को और जिसने खरीदा उसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे और ये आपको नॉर्मली है ना 1 डे का टाइम लगता है आफ्टर अ डे पर ऐसा है नहीं अभी अभी तो सिंगल सेशन के बाद यानी पहला सेशन 12 साढ़े 12 को खत्म होता है उसके बाद तुम्हारे अकाउंट में अगर उसके पहले डीलिंग किया तो आ जाएगा पैसा यानी शेयर्स आ जाएंगे तो पैसा आ जाएगा अदरवाइज दूसरे दिन उसके बाद करेंगे ट्रांजेक्शन पेमेंट ऑफ अमाउंट एंड डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटी इफ द कस्टमर इज परचेज द शेयर्स तो पेमेंट फॉर द सेम इज टू बी डन प्रायर टू द पे इन डे समझना if the shares have been sold the delivery of shares is to be done prior to pay पहले ने जो लिखा है परचेस के लिए
तो परचेज के लिए ना पे आउट डे होता है और सेल के लिए पे इन डे होता है। पे आउट यानी मैं परचेस करा तो मुझे पेमेंट देना है, तो उसके लिए लिमिट दी जाती है कि इतने से टाइम से पहले से आपके अकाउंट में पैसे आ जाने चाहिए। आपके अकाउंट से पैसे ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाते हैं। पहले ब्लॉक होगा, उसके बाद में डेबिट हो जाएगा। ये तो नई सिक्योरिटीज में, जबकि शेयर मार्केट से खरीदते हैं तो सीधा ही अपने अकाउंट से पैसा कट जाता है। लेकिन जब पे आउट डे है, सॉरी पे इन डे, तो बेचेंगे तब पे इन डे आएगा, तो सामने वाला अपने को पे करेगा, तो उसको अपने अकाउंट में बैलेंस रखना पड़ेगा ऐसा। पे इन डे मीन्स द डे when the seller of the shares make delivery of the shares sold to the stock exchange through intermediary। जबकि पे आउट डे का मतलब कि जब स्टॉक एक्सचेंज मेक द डिलीवरी, पे आउट डे में डिलीवरी जो की जाती है स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा टू द परचेजर ऑफ शेयर्स एंड मेक्स पेमेंट टू सेलर ऑफ शेयर्स। यानी यहाँ पे दोनों काम करने के लिए इंटरमीडियरी का होना जरूरी है, वो है स्टॉक एक्सचेंज। इसके बाद से शेयर्स खरीदे तो अभी स्टॉक एक्सचेंज के पास आए, उसने पैसे दिए स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे दोनों स्वाइप किया जाएगा, तो वो जो हो गया ने दोनों के अकाउंट में जो उनको चाहिए वो अगर पैसे या तो शेयर्स मिल गए तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। इन्फॉर्म द कस्टमर ऑफ सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन। अब कस्टमर को ब्रोकर पेमेंट करने के बाद बताएगा कि तुम्हारा ट्रांजेक्शन सिक्योरिटीज का कंप्लीट हो चुका है, और सेटलमेंट इन्फॉर्म किया जाएगा डीमेट अकाउंट से। तो डीमेट अकाउंट में आपको एक मैसेज मिलेगा, ईमेल मैसेज दोनों आते हैं, ईमेल एंड मैसेज दोनों आते हैं, उससे आपको पता चलता है कि आपके अकाउंट में शेयर्स आए या तो गए। इवन एक शेयर का ट्रांजेक्शन भी रिपोर्ट किया जाता है। नाउ सेबी, तो फाइनल थिंग, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया शॉर्ट नोट है 9 जुलाई। अब बताऊं मैं आपको, सेबी है ना बहुत पहले से था, पर वो है ना ऐसा माना जा रहा था कि उसको है ना इतने पावर्स नहीं थे। लेकिन सेबी जनवरी 30 1992 को एक नए अवतार के साथ में डेवलप किया गया। एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992, उसके अंदर एक्ट पास किया गया था। उसकी हेड ऑफिस मुंबई में, रीजनल ऑफिस कहाँ कहाँ पे, कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई। सेबी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी रेगुलेटिंग स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। अब उनका ऑब्जेक्टिव एक तो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, दूसरा सिक्योरिटी मार्केट को और ज्यादा डेवलप करना, सिक्योरिटीज को रेगुलेट करना। थ्री मेजर फंक्शंस है। अब इसके फंक्शंस को, ये तो इसके ऑब्जेक्टिव थे, अब फंक्शंस देखो। एक तो बिजनेस जो है स्टॉक एक्सचेंज में उसको रेगुलेट करेंगे। सेबी रेगुलेट्स द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंजेस एंड द ऑपरेशंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस। यानी रूल्स और गाइडलाइंस, शेयर ब्रोकर, शेयर खरीदने वाले बेचने वाले सब, मर्चेंट बैंकर इवन, वो सब अगर फॉलो करते हैं कि नहीं करते उसके बारे में देखा जाता है। और खास करके जब भी स्टॉक एक्सचेंज के वर्किंग के बारे में बात आती है तो उसको पूरा कंट्रोल करने का काम सेबी करती है। सहारा इंडिया, ये पूरी कंपनी को सिर्फ अकेले सेबी ने कोर्ट के अंदर घसीटा, और ये कंपनी है ना ऑलमोस्ट चिट फंड के अंदर खत्म हो गई। सुब्रत रोहित, सहारा परिवार, ये नाम से सहारा न्यूज चैनल थी, एयरपोर्ट उनके नाम से सहारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उनके नाम से न्यूज चैनल, ये सब। और बहुत बड़ा, ये क्या करे, घर घर से ना छोटे छोटे सेविंग्स को कलेक्ट करते थे, पर ये चिट फंड कभी खत्म नहीं होते थे, वो रोटेट सर्कुलेशन में चलते थे रहते थे। ये जो है ना एक नेटफ्लिक्स के ऊपर एक सीरीज बनी थी, जो इंडियन ने लोगों के पैसे डुबाए ना ऐसे लोगों के ऊपर, उसमें बताया गया था कि घर घर में ना स्कूटर लेके जाते थे स्कीम समझाने के लिए। स्कीम से पैसे आते थे लेकिन पैसे कहाँ जाते थे उनका इनके पास हिसाब नहीं था। सहारा ने एमबी वैली नाम का जो प्रोजेक्ट रखा ना खंडाला लोनावला के अंदर, अनबिलीवेबल, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ना, इतना बड़ा प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर किसी ने सोचा भी नहीं होगा। पर ये सारे पैसे आए कहाँ से, कोई हिसाब नहीं था उसके पास। तो सेबी ने खाली एक ही बार उनको बुलाया, उसके बाद में कोर्ट के अंदर केस दाखिल किया कि इनके हिसाब के अंदर बहुत डिस्क्रिपेंसीज है। तो उनको इन्हें ऑर्डर दिया कोर्ट ने कि अभी के अभी सारे के सारे पैसे जितने भी कस्टमर के पास से तुमने उगराए सबके सब विद इंटरेस्ट पे करना चालू। पैसे ही नहीं थे उनके पास। बड़े बड़े पेज की एडवर्टाइजमेंट आती थी सहारा की तरफ से एक्सप्लेनेशन देने के लिए कि हम ऐसे नहीं है, सेबी हमको परेशान कर रही है ऐसा। सुब्रत रोय लेविश मैरिजेस कर किए थे उनके बेटी के बेटे के, यानी आई डोंट नो एग्जैक्टली, पर उन्होंने जो मैरिज किए थे ना, ऐसा माना जाता है कि उसके अंदर है ना उन्होंने 100 करोड़ रुपए का खर्चा किया था। सेम
एक जब लोगों के पैसे डूब गए थे, तब विजय माल्या ने गोवा के अंदर पार्टी दी। ऑलरेडी सब एम्प्लॉयज को पैसे पगार के दिन नहीं थे, और जो पार्टी उसने थ्रो की थी ना उस 31st नाइट, उस टाइम पे, उसके बाद में वो भाग गया इंडिया छोड़ के। तो जो पार्टी उसने दी थी ना, उस पार्टी के अंदर ऐसा माना जाता है कि 60 to 80 करोड़ इसका खर्चा किया था उसने, बड़े बड़े स्टार्स को इनवाइट किया था। और सबको याद रखो, जिनको भी पार्टी में बुलाते ना, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि मुझे पार्टी में बुला तो मैं तो दिल्ली में बैठा हूँ, तो साथ में बिजनेस क्लास की टिकट भेजते हैं, प्लेन की जाने आने की दोनों की। ऐसा मत समझो कि एकदम आसान है ये सब। तो फिर सेलिब्रिटी को बुला रहे हो, कभी कोई मुझे ही बुलाएगा ऐसे। प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वेस्टर्स, इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, fundamental function of the SEBI is to protect the interest of the investors. So it enforces the intermediaries to obey the specific rules and regulations. यानी पहले तो है ना, जितने भी इंटरमीडिएरीज है ना, उन सबको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाने का बोले। एंड रेगुलेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, पहले रजिस्ट्रेशन कराओ, और रजिस्ट्रेशन के बिना कोई काम ही नहीं कर सकता। एक मर्चेंट बैंकर, शेयर ब्रोकर, सब ब्रोकर, कितने भी लोग हो, पर अगर शेयर मार्केट में डील करना है तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, और बाद में उसको रेगुलेट यही करता है। रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड सेम ऐसी बात है, ये चिट फंड का ही है ना, एक लीगल, ऐसा समझो कि लीगल फॉर्म है। जैसे कि अपने लोगों के पास से थोड़े थोड़े पैसे उगराते हैं, राइट, और उसके अंदर से बाद में उनको ऐसी लालच दे देंगे, चलो कल जाके तुम्हारे पैसे इतने देंगे न उतने देंगे। ये म्यूचुअल फंड लीगल ही है कि लोगों को शेयर में इन्वेस्ट करना आता नहीं है, वो आप पे भरोसा रख के आपको पैसा दे रहे हैं, और पैसा देने के बाद आप उसको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, पैसा डूबा तो भी उनकी उनका रिस्क, यानी इन्वेस्टर का, और अगर पैसा आगे बढ़ेगा तो भी। पर इसके लिए ना रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट है ना, कि म्यूचुअल फंड वालों को हर 3 मंथ्स के अंदर हिसाब देना पड़ता है कि उन्होंने जो भी म्यूचुअल फंड में अलग अलग जगह से पैसे इकट्ठे किए, उसमें कौन सी स्कीम के पैसे कहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किए, उसका रिटर्न कितना है, वो सब सेबी इसके लिए डिटरमाइन करती है रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसको म्यूचुअल फंड्स को फॉलो करना पड़ता है। टू प्रिवेंट फ्रॉडुलेंट ट्रेड, इट टेक्स नेसेसरी स्टेप्स टू प्रोहिबिट फ्रॉडुलेंट ट्रेड इन स्टॉक एक्सचेंजेस, यानी किसी भी तरह से धोखा ना होने किसी के भी साथ में, इसको रोका जाता है। एंड टू कैंसिल रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स, इट कैंसिल्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर ब्रोकर्स जो फॉलो नहीं करते रूल्स एंड रेगुलेशन को। सेम डे अगर आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, यानी एज अ पार्टिसिपेंट आपका अकाउंट अगर फ्रीज कर दिया गया, तो आपके सारे के सारे कस्टमर है ने, वो अभी तो है ना सस्पेंड हो जाएंगे सबके अकाउंट। ऐसा कार्वी कंसल्टेंसी में ऐसा हुआ था ने, तो कार्वी कंसल्टेंसी के जितने भी कस्टमर थे न, सबको नोटिस भेज गई कि आपको ये अलग अलग फंड जो दूसरे डिपॉजिटरीज है ना, उसके अंदर हम शिफ्ट करा रहे हैं, यहाँ से आपके अकाउंट को सारी इन्फॉर्मेशन के साथ में वहां शिफ्ट कराए। अब इसमें मेरा एक फ्रेंड है ना, उसने ये करना भूल गया, वो उसको आदत नहीं था कि ये सब था भी, क्योंकि उसका जो मोबाइल जिसको पहले अलर्ट्स आते थे ना, वो मोबाइल तो उसके बाद नंबर बदल गया। तब ये पूरा का पूरा चक्कर इतना खराब है ना, कि 2 साल से उसके पीछे लगा है, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। क्योंकि अब है ना, आपको सीधा किसको, सेबी को कांटेक्ट करना है, कौन जाए वहां तक, ऐसा है। स्ट्रिक्टनेस ज्यादा है, तभी है ना मार्केट में लोगों को भरोसा है। फिर टू रेगुलेट द मर्जर एंड टेक ओवर ऑफ द कंपनीज, ये बहुत बड़ी बात है। मर्जर समझते हो, एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को परचेस कर लेती है, राइट, वो मर्जर है। और टेक ओवर यानी कंपनी को खरीद लेना, वही टेक ओवर है। बट यहाँ पे ना आपको पहले सेबी से मंजूरी लेनी पड़ती है, किस मामले में, कि आपने अर्निंग पर शेयर की फिगर्स बराबर लिखी है कि नहीं, शेयर होल्डर को किसी तरह से नुकसान करके तो आप किसी कंपनी को मर्ज नहीं कर रहे हो, ये सब बातें रखी जाती है। उसके बाद में मर्ज करने की परमिशन दी जाती है। वोडाफोन आइडिया का मर्ज हुआ, उस वक्त पहले परमिशन किससे लेनी पड़ी थी, सेबी से लेनी पड़ी। Guidelines with reference to public issues. It has issued different guidelines for both first time capital issue by new company and capital issue by existing company coming in market with capital. यानी जो पहली कंपनी पहली बार मार्केट में आती है ना शेयर्स लेके, उसके बारे में पूछा है, उसके बारे में बताया गया है कि उनको भी गाइडलाइन दी जाती है कि आपको शेयर्स को किस तरह से इशू करने हैं। और साथ में जो एग्जिस्टिंग कंपनी ऑलरेडी मार्केट में ऑपरेट कर रही है, उसको भी सेल्फ रेगुलेशन। SEBI is active for self-regulation, followed by intermediaries of stock exchange. Encourages the intermediaries to promote their professional unions. वो क्या करेंगे
वो अपने ने ग्रुप्स बनाएंगे और ग्रुप बना के अपने ही खुद सेल्फ एडमिनिस्टर करेंगे कि जिससे कभी भी रेगुलेशन के जरिए से उनके ऊपर कोई भी मुसीबत ना है इस बारे में कि कोई रूल वो तोड़ ना दे। यूनियन होगा ना तो यूनियन समझाएगा कहाँ तुम गलत जा रहे हो सही जा रहे हो। नाउ मेंटेनिंग स्टॉक एक्सचेंज एज एन एफिशिएंट मार्केट, वो स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी मेंटेन। मैंने 3 से 4 बार देखा था कि जब स्टॉक एक्सचेंज का सेबी ने ऑपरेशन बंद कर दिया था, मार्केट एक सामुदायिक धड़ाम से क्रैश हो गया था। और अगर मार्केट कुछ लेवल से ज्यादा 5.6 पॉइंट से ज्यादा एक सामना क्रैश हो जाए ना, तो 5% और 6% से ज्यादा, तो सेबी कुछ टाइम के लिए ने उसके सारे ऑपरेशन सस्पेंड कर देती है और 3-4 घंटे के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन हुए ना उसके पहले की, वो सारे ट्रांजेक्शन भी कैंसिल करवा सकते। जब भी याद है कि एक है ना बहुत ही छोटे 1-2 पैसे के स्टॉक वाली कंपनी, ये जो कंपनी से ना 1-2 पैसे का स्टॉक है, उस कंपनी की शेयर की प्राइस पता नहीं क्या हो गया, मार्केट कभी भी कुछ भी एकदम से अब हो गया कितनी 10 पैसे का शेयर हो कल, और आज अगर सीधा 400-500 रुपए का हो जाए तो 400-500 रुपए का, तो ये जो शेयर्स में डील करने वाले लोग हैं ना, वो किस तरह से डील करते हैं कि सुबह में उन्होंने शेयर खरीदा कितने सीधे 20,000 25,000 ऐसे शेयर्स खरीदेंगे। अब ये शेयर खरीदेंगे तो शाम को 20-25 जीरो भी हो सकते हैं और डबल भी हो सकते हैं, पर इसमें गेम बहुत डेंजर है, कुछ पता नहीं चलता इसके अंदर, इसका पूरा मार्केट अलग है। तो अगर वो 400 वाले, तो कितनी 10 पैसे का सीधा 400, सोचो तो सही, जिसके पास 20,000 शेयर हो वो तो सीधा करोड़पति बन गया, सीधा करोड़पति बन गया वो। तो उसने सेबी ने क्या किया, 12:30 तक है ना वो सब चीजें चली, तो उसके बाद में उसकी नजर में ही आया, जैसे ही आया ना उसने तुरंत ट्रेडिंग रुकवा दिया पर्टिकुलर शेयर का, और जितने भी ट्रांजेक्शन सुबह से हुए थे 9 बजे सारे ट्रांजेक्शन कैंसिल करवा दिए। और टेक्निकलिटीज क्या प्रॉब्लम हुई उसके बारे में देखा, फिर वापस वही 3 बजे से पहले तो शेयर वापस आराम से नीचे बैठ भी गया। यानी इसमें क्या इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि कई बार है ना ऐसा हो जाता है ना कि टेक्निकल खराबी के कारण भी सिस्टम के अंदर ऐसा कोई भी मिसअप हो सकता है। ना मेंटेनिंग स्टॉक एक्सचेंज के बाद देखो इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स, जब भी चाहे तब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या तो बेनिफिशियरी ओनर उसकी बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकती है, इवन कंपनी की भी बुक। मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ monitoring and inspection of stock exchange. SEBI can monitor and inspect whether regulations laid down for stock exchange are followed or not, whether stock exchange organization system and its working is followed as per the SEBI Act or not. If necessary, it conducts inquiry, inspection and audit of the accounts of the intermediaries. यानी इंस्पेक्शन स्टॉक एक्सचेंज का भी किया जाता है, जरूरी नहीं कि सेबी बीएसई के ऊपर ब्लाइंड फेथ रखेगी, बीएसई के अंदर भी अगर कुछ गड़बड़ है तो उसका भी ऑडिट किया जाता है, उसको भी चेक किया जाता है। And guidelines, SEBI has issued guidelines time to time for shareholder, sorry, share broker and sub broker, merchant banker, trustees of debenture. Trustees of debenture किसको याद है, डिबेंचर इशू जब होते हैं ना, तो डिबेंचर होल्डर्स को है ना कभी भी ये परमिशन नहीं होती है कि डिबेंचर होल्डर्स मीटिंग में जा सके। तो अब मीटिंग में उनके बारे में कोई डिसीजन लिया जाए तो उसके बारे में सुनेगा कौन और अपोज कौन करेगा, तो इसके लिए एक डिबेंचर के लिए ट्रस्ट डीड बनाई जाती है। उस ट्रस्ट डीड के अंदर साइन करने वाले और इलेक्ट किए जाने वाले जितने भी लोग हैं ना उसको डिबेंचर के ट्रस्टीज के नाम से बोला जाता है। वो ट्रस्टीज को परमिशन है कि वो हर जनरल मीटिंग को अटेंड करेंगे, तो ये ट्रस्टीज ऑफ डिबेंचर वो भी उनके लिए भी गाइडलाइंस दी जाती है। एंड बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज बाय कंपनी, बायबैक यानी अपने शेयर को मार्केट से खरीद लेना, पर बायबैक की परमिशन लेनी पड़ती है। और एक बार तुम शेयर्स को बायबैक करते हो ना, तो बायबैक करने के बाद 7 दिन के अंदर वो शेयर्स को डिस्ट्रॉय कर देना है। डिस्ट्रॉय कर देना मतलब आप अपनी सिक्योरिटी को खत्म कर देते हो बायबैक करने के बाद में। अब टू ऑब्टेन एनुअल एंड periodical reports, it receives report in the form of various statements for obtaining information about working and activities of stock exchanges। यानी रिपोर्ट किसके बारे में, स्टॉक एक्सचेंज कैसे चलाया जा सकता है, वर्किंग कैसा चल रहा है उसका, वो सब जानने के लिए। एंड रिसर्च वर्क इस बारे में कि फंक्शंस ऐसे होने चाहिए जिससे ज्यादा
इन्वेस्टर्स का फायदा होवे।